Good evening, everyone. In the last video, we have discussed about the D and F block previous year questions. और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं previous year questions from biomolecules. छोटा सा चैप्टर है. कुछ टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है. स्पेशली फर्स्ट 6 रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज का रिएक्शन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए जो भी रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं. चैप्टर शुरू होते ही मिलता है. उसके अलावा जितने लिंकेज हैं, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बीच में लिंकेज लगता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसे ही एमिनो एसिड्स के बीच में लगता है और न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में भी लगते हैं लिंकेज. इनके भी अपने नाम हैं. जैसे न्यूक्लिक एसिड के बीच में लगने वाले लिंकेज को क्या बोलते हैं? फास्फोडाइईस्टर लिंकेज. जबकि हम देखें कि एमिनो एसिड्स के बीच में क्या लग रहा है, ठीक है, तो एमिनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज लगता है उसे कहते हैं. सो न्यूक्लिक एसिड में हम लगाते हैं पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बनते हैं. एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं. पहले होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल. दूसरे जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड द इसेंशियल. सिमिलरली आपके न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इतनी चीजें पढ़ के तब फिर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा आसान होगा. ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखा है विद द नेम ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, वहां पे देखिए. और वैसे भी हम हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो यहां पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. सो पिछली बार की तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईयर 2022. और ईयर 2022 में पहला क्वेश्चन आया था न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ. ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. किस चीज से न्यूक्लियोसाइड बना होता है? अगर आपको याद होगा तो न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ द सुगर along with नाइट्रोजिनस बेस. सुगर क्या हो सकता है? अगर ये आरएनए है तो ये होगा राइबोज सुगर, और अगर डीएनए है तो ये डीऑक्सीडाइज राइबोज सुगर होगा, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज सुगर बोलते हैं, along with द बेस. टोटल जो बेस हैं वो है एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जो मिलते हैं डीएनए में. आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता, उसकी जगह पे यूरासिल मिलता है. तो न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ द सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एमिनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज. वो एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, उन्हें हमें डाइट में लेना पड़ता है. ऐसे एमिनो एसिड्स को हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स. वो बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, बॉडी में बनते नहीं हैं, इसलिए हमें इसेंशियली अपने फूड में लेने की जरूरत पड़ती है. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज. कौन सा शुगर डेक्सट्रोज कहा जाता है? शायद आपको मालूम ही होगा कि ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है. सो ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए. वो बेस, नाइट्रोजनस बेस, जो डीएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं है. कौन सा ऐसा बेस है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि डीएनए में टोटल 4 बेस होते हैं, एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ये होते हैं आपके डीएनए में. आरएनए में भी लगभग सेम ही होते हैं. एडिनोसिन इसमें भी रहता है लेकिन यहां पे थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन. सो दिस इज द आंसर. यहां पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए थाइमिन बट नॉट इन आरएनए. ठीक है ना? So thymine is available in DNA but not in RNA. Next one है the nucleic acids are polymer of. आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए एंड आरएनए. किससे मिलकर बनता है? सुगर, बेस और फॉस्फेट.
और यही शुगर बेस्ड फास्फेट का जो कंपोजिशन होता है वो होता है मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, और इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स। रिएक्शंस आपने देखे हैं, मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही कहा कि ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शंस होते हैं सारे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पे अगर हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो होता क्या है, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज द अनसेचुरेटेड सिस्टम्स। तो यहां पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो अगर यहां पे प्राइमरी अल्कोहल होगा, सॉरी एल्डिहाइड होगा जो कि होता है, तो उसे ये ऑक्सीडाइज कर देगा और बनाएगा COOH, CHOH 4 times and CH2OH, and the compound is called gluconic acid। तो आपका आंसर है the glucose on reaction with bromine water gives the gluconic acid। ये तो था आपके क्वेश्चन फ्रॉम 2022, सारे MCQ ही थे। अब हम देख रहे हैं 2021 में एग्जाम्स नहीं हुए थे, इसलिए वहां पे क्वेश्चन नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन पॉलीसैकेराइड्स। जो शुगर मोनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी होते हैं, इनके बीच में जो लिंकेज लगते हैं, इन लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आप देखें कि कितने तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, तो दो तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होते हैं, दैट इज द अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नॉर्मली अगर हम एक सिर्फ दिखाएं कि बुक में कैसे दिखाता है, तो अगर इस तरह से दिखाता है तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और अगर इस तरह से दिखाता है तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की कैटेगरी में आता है। तो आपको सिर्फ पूछा हुआ है कि कौन सा लिंकेज लगता है पॉलीसैकेराइड्स में, यूनिट्स के बीच में लगने वाले लिंकेज का नाम पूछा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद द सुटेबल एग्जांपल इन ईच। द फर्स्ट वन, द पॉलीसैकेराइड्स। अगर हम सैकेराइड्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोनोमर्स, या फिर कह सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स, तो अगर सिस्टम के पास एक मोनोमेरिक यूनिट है तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। अगर ये एक से ज्यादा लेकिन 10 से कम है तो हम इसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और अगर 10 से भी ज्यादा हो तो हम इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। देन अ सैकेराइड अ कार्बोहाइड्रेट हैविंग मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट्स, देन दैट इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड्स। आपके सिलेबस में जो कुछ पॉलीसैकेराइड्स दिए हुए हैं उनमें एक है स्टार्च और दूसरा है ग्लूकोज, सॉरी सेल्यूलोज। तो एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड हैविंग मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट्स। सेकंड देखें तो लिखा हुआ है डीनेचर्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले जानिए कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता क्या है, तब हम डीनेचर्ड प्रोटीन के बारे में समझ पाएंगे। जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स पे बना रहता है। पहला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि अगर ये एमिनो एसिड्स हैं, इन हम सर्कल्स को एमिनो एसिड्स मान के चलें, तो ये किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं, ये कौन सा एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में लगा हुआ है, देन दैट सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन चेन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब इसके बाद जब ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो इनका क्या होगा, प्राइमरी फोल्डिंग होगी, और इस तरह की प्राइमरी फोल्डिंग को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये सेकेंडरी फोल्डिंग भी दो तरह से हो सकती है। सेकेंडरी फोल्डिंग अगर इस तरह से होगा हेलिकल शेप में, तो हम इसे कहेंगे अल्फा हेलिक्स,
और अगर ये इस तरह से प्लीट्स के फॉर्म में होगा तो हम इसे कहेंगे बीटा प्लीटेड। अब यहां पे अगर ये चेन और लंबा आया तो और लंबा आने पर क्या होगा, इनका फर्दर रीफोल्डिंग हो जाएगा, एंड दिस रीफोल्डिंग दैट इज द सेकेंडरी फोल्डिंग इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और अगर इसका अगेन रीफोल्डिंग हो जाए, यानी सेकेंडरी की जगह टर्शियरी फोल्डिंग हो जाए, तब क्या होगा, अब इसी में मैं ड्रा कर दे रहा हूं क्योंकि आगे अलग से जगह नहीं है। अब ये देखिए ये है नेक्स्ट फोल्डिंग, देन दिस इज कॉल्ड द क्वाटरनरी फोल्डिंग। अगर कोई प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी चारों ही फोल्डिंग्स कैरी कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी चारों कैरी कर रहा है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम कहेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। और जब इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के साथ हम पीएच चेंज कर दें या फिर टेम्परेचर वेरी कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि इनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टूट के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिनकी वजह से इनमें क्वाइलिंग होती है, ये क्वाइलिंग टूट जाए, डीक्वाइल्ड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटीन का प्रॉपर्टी होगा चेंज हो जाएगा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से यानी कि ग्लोबुलर नेचर से फाइब्रस नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। एंड द प्रोटीन फॉर्म्ड आफ्टर डीनेचुरेशन इज कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। द ग्लोबुलर प्रोटीन्स on physical changes into the fibrous protein. This phenomena is called the denaturation of protein, and the protein formed during this process is called the denatured protein. Denatured protein हमेशा प्राइमरी होते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग। क्वेश्चन को कुछ यूं भी पूछ देता है कि व्हाई द एग बिकम सॉलिड ऑन बॉइलिंग। और दूसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क में आप एसिड डालते हैं, नींबू निचोड़ देते हैं या फिर ऐसा कुछ डाल देते हैं जिसकी वजह से उसका पीएच चेंज हो जाता है, तो वो भी डीनेचर्ड हो जाता है, दूध से दही बन जाता है, कर्डिंग हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है ना, देन दिस इज द डीनेचर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट है द फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अभी अभी बताया, ठीक है ना। अब प्रोटीन कंटेनिंग ओनली द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फाइब्रस प्रोटीन। वो प्रोटीन सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कैरी करता हो उसे हम फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 क्वेश्चन नंबर 3। पेपर आपको लिंक में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप पेपर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां से आप प्रिंट निकाल के कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको मैंने पेपर ग्रुप पे सेंड कर रखा है, तो वहां से आप अपने पेपर को देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ईयर 2020 में क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। पहला है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। आपको मालूम है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों ही क्या हैं, दे आर द पार्ट ऑफ स्टार्च, दे आर द कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो अगर हम दोनों को देखें तो एमाइलोज लीनियर होता है और ये क्रॉस लिंक्ड होता है। ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक नंबर में ही पूछा गया है। तो एक और रीजन लिख देता हूं, जो एमाइलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये क्या होता है, वाटर इन सॉल्युबल। ठीक है ना। यही एमाइलोज का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से नए चावल चिपचिपे से होते हैं, उनमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा आसानी से गीले हो जाते हैं। जबकि पुराने चावल में ये एमाइलोज जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एमाइलोज से एमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट होने की वजह से वो वाटर को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है, और वो चिपचिपाहट उसमें नहीं आती, वो ड्राई सा रहता है। इसलिए पुराने चावल को देखने में वो ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है, खाने में तो अपनी अपनी सबकी पसंद है। नेक्स्ट वन है पेप्टाइड लिंकेज
एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहला है पेप्टाइड लिंकेज और दूसरा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड लिंकेज किन के बीच में बनता है? पेप्टाइड लिंकेज एक एमाइड लिंकेज है जो कि प्रोटीन के केस में बनता है। एमाइड लिंकेज प्रोटीन की चेन में बनता है या कह सकते हैं एमिनो एसिड्स के बीच में बनता है। और ये क्या है? ये तो ईथरिक लिंकेज है ना, इसमें ईथर एज अ लिंकिंग ईथर ऑक्सीजन बिहेव करता है और यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। लास्ट वन है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जल्दी अभी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देते हैं। अ प्रोटीन कंटेनिंग ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फाइब्रस प्रोटीन। एग्जांपल केराटिन, नाखून, बाल। एंड द सेकंड वन, द प्रोटीन कंटेनिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एज वेल एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जांपल हीमोग्लोबिन, बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन, या फिर इसके अलावा इंसुलिन भी इसी कैटेगरी में आता है। आसानी से ये नाम याद रह जाते हैं, इसीलिए इन्हीं नामों को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सॉरी हम देख रहे हैं अगला दिया हुआ है डिफरेंशिएट के बाद एसर्शन एंड रीजंस। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा गलती देख लिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एसर्शन एंड रीजन। व्हाट इज द एसर्शन? एसर्शन में लिखा हुआ है द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप सबको ये मालूम है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल नहीं होते। इफ द फर्स्ट चेन इज 3:5 द नेक्स्ट मस्ट बी 5:3। दोनों चेन में कंप्लीमेंट्री बेसेज होते हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा इसका कह रहा है रीजन में, जब लिख रहा है तो लिख रहा है रीजन टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए हेल्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन देम। श्योरली दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से ही होल्डेड रहते हैं, लेकिन क्या ये रीजन है स्टेटमेंट का? श्योरली नहीं, असर्शन का कोई ये रीजन नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। assertion and region both are correct but not the correct explanation। अगर अपने पेपर में देखेंगे तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। हम देख रहे हैं ईयर 2019 और 2019 में पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेसिक डिफरेंस देखें तो ग्लूकोज एक हेक्सा गोनल रिंग बनता है या 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जबकि फ्रक्टोज एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है। वो हेक्सोज होता है या पेंटोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो एक एल्डोज होता है, यानी वहां पे फंक्शनल ग्रुप एक एल्डिहाइड होता है, जबकि दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। इतना ही डिफरेंस काफी है इसमें। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टेक्स प्लेस। लैक्टोज क्या होता है? द मिल्क सुगर इज कॉल्ड द लैक्टोज। किससे बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी गैलेक्टोज से। और जिससे बने होते हैं हाइड्रोलाइज करने पर वही प्रोडक्ट वापस मिलता है। तो अगर आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, लैक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये देता है 1 मोल ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और 1 मोल गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज। अगला पूछ रहा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और पहला इसमें है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। फिर से मैं दोबारा लिख के नहीं दिखाने जा रहा। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता। एमाइलोज लीनियर होता है, एमाइलोपेक्टिन क्रॉस लिंक्ड होता है। दूसरा फिर से वही पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बनता है एमिनो एसिड्स के बीच में इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जबकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है इन बिटवीन सैक्रिक यूनिट्स, सैक्राइड यूनिट्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैक्राइड्स। अगला है थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। आई थिंक ये भी आपको मालूम है, दोहरा के नहीं बता रहा हूं। राइट केमिकल रिएक्शन टू शो
दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द फॉलोइंग। यहां पे इन्होंने दिया है प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज और उसके लिए हमें रिएक्शन बताना है कि किस रिएक्शन से हमने ये प्रूव किया कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। वही ग्लूकोज के शुरू के 6 रिएक्शंस ही ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और इसमें पहला है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये है आपका स्ट्रेट चेन के लिए स्ट्रेट चेन। जब ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या बनाता है N हेक्सेन, दैट इज द CH3 CH2 4 times and CH3. Because this chain is straight chain, so glucose must be a straight chain system. तो ये स्ट्रेट चेन सिस्टम के लिए आपका रिएक्शन है। ये पहला रिएक्शन था फॉर द स्ट्रेट चेन। दूसरा रिएक्शन पूछ रहा है फॉर 5 एल्कोहलिक ग्रुप, 5 एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल्स के लिए जो रिएक्शन देखा गया वो रिएक्शन था आपका ईस्टर का फॉर्मेशन। ये है आपका ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O। कितने हम यहां पे नंबर नहीं लिख रहे हैं, वैसे 5 यहां पे लगाए जाते हैं। और ऐसा करने को बनता क्या है, ये बनता है CHO CH OCO CH3 4 times and CH2 OCO CH3. Compound is called glucose pentacetate. 5 एसीटेट का फॉर्मेशन इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि ग्लूकोज के पास 5 एल्कोहलिक ग्रुप होगा। ये पहला रिएक्शन था फॉर द स्ट्रेट चेन, दूसरा रिएक्शन है फॉर द 5 एल्कोहलिक ग्रुप। अगला है एल्डिहाइडिक एज अ कार्बोनिल सिस्टम। एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल। अब यहां पे एल्डिहाइड है इसमें और कार्बोनिल सिस्टम में, तो कार्बोनिल सिस्टम में तो अनसेचुरेशन होगा और अगर एल्डिहाइड है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। और इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप है, इसको प्रूव करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH 4 times and CH2OH। ठीक है ना, तो यहां पे हो गया, यहां पे एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल सिस्टम के लिए। लास्ट वन फॉर द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। यहां पे आपने 5 एल्कोहलिक ग्रुप तो दिखाए, लेकिन इसमें क्या कोई प्राइमरी है या नहीं है, इसके लिए आपने कहीं कुछ भी नहीं दिया है। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब यहां पे ये जो रिएक्शंस जितने भी हैं वो या तो बता रहे हैं कि अल्कोहल है या नहीं है, श्योरली बता रहे हैं, नहीं है तो बता नहीं सकते क्योंकि उसमें है। एल्डिहाइड का प्रेजेंस बता रहे हैं, कार्बोनिल का प्रेजेंस बता रहे हैं, लेकिन कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बता रहा है, ये है आपका रिएक्शन ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनाता है, COOH CHOH 4 times and COOH। compound is called saccharic acid। compound is called saccharic acid। और ये दो, पहला तो एल्डिहाइड की वजह से COH बना, दूसरा क्यों बना, क्योंकि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल था। So the reaction of nitric acid, this is the fourth reaction which is suggesting the presence of primary alcohol। अगला क्वेश्चन है इसी ईयर में यानी 2019 का आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए कहा गया है। 5 मेंबर्ड रिंग होता है, पायरेनॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी पायरॉन के स्ट्रक्चर से रिसेंबल करता है। पहली पोजीशन पे ये होता है CH2OH
एंड H। हर एक पोजीशन पे इस तरह की कंडीशन बनी होती हैं और यहाँ पे इन कंडीशंस को हम देखें, इन कंडीशंस में पहले पोजीशन पे क्या है, ये है आपका H OH OH H H OH एंड H। ये है आपका अल्फा D ग्लूकोज। यू कैन राइट। हम आ गए हैं ईयर 2018 में, 2018। और 2018 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है डिफाइन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन ईच। पहला है ओलिगोसैकेराइड्स। व्हाट आर द ओलिगोसैकेराइड्स? द सैकेराइड्स हैविंग 2 to 9 2 to 10 मोनोसैक्रिक यूनिट्स आर कॉल्ड द ओलिगोसैकेराइड। जिसमें 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स हों उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं सब इसमें ले सकते हैं। सुक्रोज ले सकते हैं, लैक्टोज ले सकते हैं, माल्टोज ले सकते हैं। दूसरा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द कन्वर्जन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन टू फाइब्रस प्रोटीन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, pH etc. इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग। अगर हिंदी में कहें तो किसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन को pH, टेम्परेचर एटसेट्रा के चेंज की वजह से अगर हम फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग। एग को हम बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड से या सेमी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। एंड सेम द कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही का बनना, दूध से दही का बनना। नेक्स्ट वन है vitamins. What are the vitamins? Vitamins are the organic compounds which are very necessary for our body in a very small amount to protect us from the different diseases. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी को छोटे अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से सेव करने के लिए, दैट आर कॉल्ड द विटामिन्स। विटामिन्स कई सारे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एटसेट्रा। विटामिन बी में भी बहुत सारे हैं। विटामिन भी कई तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल एटसेट्रा। अगर हम इस ईयर के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रीजेंट्स: ब्रोमीन वाटर, NH2OH, CH3COO ट्वाइस O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड, HI और HNO3। वैसे तो अभी अभी ही हमने ये सारे रिएक्शंस देखे, फिर भी हम दोबारा इस रिएक्शंस को देख ले रहे हैं एक बार। अगली बार आएगा तो इस तरह के रिएक्शंस को हम फिर से कह देंगे कि आपने पहले ही देख रखा है। तो ये है पहला रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर देते हैं ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH 4 times NCH2OH. The compound is called gluconic acid. ये था आपका पहला क्वेश्चन नंबर 2 से। सेकंड है रिएक्शन विथ NH2OH। ये है ग्लूकोज। जब हम इसे ट्रीट करेंगे NH2OH से, मैं यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, लीनियर स्ट्रक्चर जो था उसे हम ड्रा कर देते हैं। तो ये है आपका CHO CHOH 4 times एंड CH2OH। जब NH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपने ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में देखा था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड N OH CHOH 4 times एंड CH2OH। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। तीसरा है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। हर बार मैं पूरा कंपाउंड नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ग्लूकोज लिख दे रहा हूं। अब इसके हमने ट्रीट किससे किया? एसिटिक एनहाइड्राइड से, यानी CH3CO ट्वाइस O से।
और अभी अभी मैंने बताया 5 एल्कोहलिक ग्रुप होने के लिए जो रिएक्शन था वो एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन था, तो ये बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट CHOCO CH3 4 times and CH2O CO CH3. The compound is called glucose penta एसीटेट। तो ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HI। आपको मालूम है रिएक्शन विथ HI इसके लीनियर स्ट्रक्चर के लिए होता है, और जब ये HI के साथ रिएक्ट करता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज को रिड्यूस करके क्या बनाता है N हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, एक स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का एल्केन। ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। हटा रहे हैं। अगर इस ब्रोमीन की जगह हम नाइट्रिक एसिड ले लें HNO3, तो आपको बताया था कि HNO3 का रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंपाउंड को जो अब बना है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। सो दीज वे आर द रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज। ये पांचों के पांचों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ही पूछा गया है, डिफाइन करना है व्हाट आर द एनोमर्स। तो हम कहते हैं द C1 एपीमर्स आर कॉल्ड द एनोमर्स। एनोमर्स आर द C1 एपीमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं एक तरह के, और कार्बन नंबर 1 पे अपने फंक्शन ग्रुप की पोजिशनिंग के डिफरेंस की वजह से बनते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। पूरा ड्रा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा ड्रा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पोजीशन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं C1 पोजीशन। ये है C1 पोजीशन, यहां पे ये है। यहां पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है अल्फा, और यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ऊपर है, ये हो गया आपका बीटा। यानी कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन बदली हो जाती है, और डिफाइन करते समय आप लिख सकते हैं, या तो पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं इट इज ए स्टीरियो आइसोमर विच डिफर्स देयर पोजीशन फ्रॉम ऑन पोजीशन नंबर कार्बन नंबर 1, या और छोटा सा और प्रॉपर लिखना है तो लिख दीजिए द एनोमर्स आर द C1 एपीमर्स। ठीक है ना। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन क्या होता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर में जब आपने SN2 रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा होगा। इनवर्ट शुगर सुक्रोज को कहा जाता है, डेली लाइट शुगर को, शुगर केन को कहा जाता, केन शुगर को कहा जाता है। अब यहाँ पे होता यह है कि जो सुक्रोज होता है उसका अपना खुद का रोटेशन होता है, दैट इज द डेक्स्ट्रो रोटेशन, पॉजिटिव रोटेशन। जब उसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर सुक्रोज टूटता है और बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं तो सबको याद होगा। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट है उनका ओवरऑल रोटेशन डेक्स्ट्रो की जगह लीवो हो चुका है। सुक्रोज का अगर डेक्स्ट्रो था तो बनने वाले प्रोडक्ट के भी रोटेशन का सम पॉजिटिव ही होना चाहिए था, डेक्स्ट्रो ही होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उसका रोटेशन बदली हो गया। यानी अगर ये इस तरह से कुछ जुड़े हुए थे दो रिंग्स, तो जब टूटे तो ऐसे टूटना चाहिए था, तो ऐसे टूटे नहीं, टूटने के बाद यूं ऐसे हो गए, पलट गए। तो जो डेक्स्ट्रो था वो क्या हो गया, लीवो, और जो लीवो था वो क्या हो गया, डेक्स्ट्रो। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, एंड द शुगर विच शो सच इन्वर्जन दे आर कॉल्ड द इनवर्ट शुगर। ठीक है ना। तो यहां पे आपको पूछा गया है inversion of sugar, then this process is called the inversion of sugar, inversion in rotation of the sugar। ठीक है। हम अगला देख रहे हैं
इसेंशियल एमिनो एसिड्स, थर्ड डिफिनीशन, व्हाट आर द एमिनो एसिड्स, वो तो आप लोगों को पढ़ा ही है। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, दो क्लासेज में कैटेगराइज किया जाता है। एक वो एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं, और एक वो एमिनो एसिड्स जो बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते हैं। जो बॉडी में प्रिपेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, और जो बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। सो द इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज ऑफ द एमिनो एसिड्स which are not prepared inside our body but are obtained from our food. Next question है, write the reaction of glucose on reaction with nitric acid, that is the HNO3. तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, खूब दोबारा देख नहीं रहे हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 गिव्स सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स सो एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई। तो सबसे पहले व्हाट इज द एम्फोटेरिक बिहेवियर? द बिहेवियर इन विच अ सिस्टम सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, दैट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब कोई सिस्टम एसिडिक और बेसिक कब बिहेवियर शो करेगा? जब वो वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही प्रॉपर्टी को शो कर पाता हो। यहां देखिए, दिस इज द एमिनो एसिड CnH2 COOH H एंड R, एक जनरलाइज एमिनो एसिड मैंने ले रखा है। यह है अल्फा एमिनो एसिड, जिसके एक ही कार्बन पे NH2 ग्रुप एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और एज ए रिजल्ट यहां पे देखिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, यहां पे बेसिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और नॉर्मली जब ये सरवाइव करते हैं तो ये H+ आयन देता है और बनाता है COO-, और ये H+ आयन ये एक्सेप्ट कर लेता है NH3 पॉजिटिव। ये स्पीशीज जो बना इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन, और यही ज्विटर आयन का बनना या एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का सेम कार्बन पे होना रीजन है फॉर इट्स एम्फोटेरिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हैव द हेलिकल शेप एज द नेम इज सजेस्टिंग। यहां पे हेलिकल, स्पाइरल, जो भी आप कहना चाहें, स्पाइरल शेप होता है, और इस स्पाइरल शेप को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है? श्योरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ही कंपाउंड्स में होते हैं, दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, अल्फा में भी बीटा में भी, लेकिन यहाँ पे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होता है, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? जैसा उसका नाम बताया गया है, बीटा प्लीटेड। ये प्लीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेडीज साड़ियों में प्लीट्स बनाते हैं ना, वही है प्लीट्स। और इनमें इन प्लीट्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, जो फोर्सेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दिस वाज द 2018. Now we are seeing 2017. अगर हम 2017 में देखें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं आते हैं। अब क्या आता है? अब आपको पैरा दे दिया जाता है और पैरा पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वहां पे पहले क्या था? जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द वैल्यूज एट लीस्ट 2 डिस्प्लेड बाय रितु। वहां पे स्टेटमेंट पूरा पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रेड में जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं उसकी वजह से उन्होंने बताया कि कैंटीन में अच्छी चीजों को सर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे हम उसे छोड़ रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चंस को डायरेक्टली देख रहे हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, विच पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली प्रेजेंट इज ब्रेड। ब्रेड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? श्योरली इट्स
स्टार्च विच इज अवेलेबल इन द ब्रेड, ब्रेड में स्टार्च मिलता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रा ही हैं बोर्ड पे, हटाया भी नहीं है। पहला कहा जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा कहा जाता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज द गिव टू एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत सारी विटामिन हैं जिनमें से विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ दो ही हैं, वाटर सॉल्युबल दैट इज बी एंड सी। विटामिन बी में कई तरह के कई सारे विटामिन बी हैं। विटामिन बी में विटामिन B12 फैट सॉल्युबल होता है, उसके अलावा सारे सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं नाउ 2016 कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड आने लगे, इसलिए ईयर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो हम 2016 में देख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। और 2016 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। क्वेश्चन पहले आ चुका है। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ गैलेक्टोज। तो जब आप लैक्टोज को ट्रीट करेंगे वाटर से यानी हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोलाइज करने पर 1 मोल तो मिलेगा आपको ग्लूकोज का और दूसरा मिलेगा गैलेक्टोज का, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है ना। जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि विटामिन सी जब वाटर सॉल्युबल विटामिन, और अगर विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वाटर में डिजॉल्व होगा और बॉडी से थ्रू द स्वेट पसीना और थ्रू द यूरिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता और वो बॉडी में रुकता नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड it is a combination of sugar, that is the pentose sugar, that may be ribose or deoxyribose sugar with base, that is the nitrogenous base. और what are the nucleotide? nucleotide की हम बात करें which is the real monomer of the nucleic acid, तो ये होता है sugar plus base plus phosphate. The combination of sugar base and phosphate is called nucleotide and the combination of sugar and base is called the nucleoside. ये आप कह सकते हैं nucleoside plus phosphate is called the nucleotide. ठीक है। नेक्स्ट वन है that is the fourth one, write the structural difference in between starch and cellulose. स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें स्टार्च और सेलुलोज की, तो स्टार्च इज अ ब्रांच्ड सिस्टम, सेलुलोज इज अ लीनियर सिस्टम। तो स्टार्च ब्रांच्ड है, सेलुलोज लीनियर है। स्टार्च कोपॉलीमर है, दो पॉलीमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, पहला एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। जबकि सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर, सिर्फ एक ही पॉलीमर एक ही कार्बोहाइड्रेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन से लिंकेज होते हैं, शायद आपको याद होगा, बिल्कुल वीडियो के शुरू में मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका फास्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो फास्फोडाइईस्टर लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर कोई पूछता है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और द चेन्स ऑफ डीएनए टुगेदर, देन इट इज नॉट द फास्फोडाइईस्टर लिंकेज, देन इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो हेलिक्स को आपस में होल्ड करने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। लास्ट वन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 6 2016 का, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था। तो यहाँ पे अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है केराटिन, नाखून में मिलता है, बालों में मिलता है,
जबकि हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में मिलता है, हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन होता है उसमें, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को कैरी करता है। ठीक है, तो ये था आपका 2016 और हम अब देखने जा रहे हैं ईयर 2015। ये जो चैप्टर है अब इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो गया है। प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर का वेटेज काफी कम होता था, आई थिंक शायद 3 मार्क्स का ही था, काफी साल हो गए थे इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन 3 ही मार्क्स में क्यों करा दे रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन। एक्चुअली 3 सेट्स होते हैं, यहां पर भी ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस के, और जितने अलग अलग बोर्ड वो है दिल्ली वाले सेट्स अलग आते हैं, हमारे यहाँ के अलग आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उस ईयर में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। 2015 में आया है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद NH2OH। थोड़ी देर पहले ही हमने ये रिएक्शन देखा था, ये है आपका डी ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। जब इसे ट्रीट करते हैं NH2OH से, ये कार्बोनिल कार्बन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये बन जाता है NOH और साथ में बनता है CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट वन है एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। थोड़ी देर पहले बताया था इसलिए दोहरा के बता नहीं रहे हैं। Why cannot vitamin C be stored in our body? Because that is water soluble. Which one of the following is monosaccharide? Starch, maltose, fructose और सेलुलोज। तो स्टार्च तो पॉलीसेक्राइड होता है, आप सबको मालूम है। माल्टोज डाइसेक्राइड्स होता है और सेलुलोज फिर से पॉलीसेक्राइड होता है, तो बीच में एक बच गया, दैट इज द फ्रक्टोज। आपको शुरुआत में जो 2 मोनोसेक्राइड्स पढ़े हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो यहां पे ये फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, एक कीटोज है, कीटोज मतलब कीटोनिक ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, और मोनोसेक्राइड तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। जैसा नाम से लग रहा है एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, बेसिक एमिनो एसिड ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन इस तरह के आंसर देने पर मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो पीएच से तो हम सीधे बता ही देते हैं, द पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा तो बेसिक होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर किसी एमिनो एसिड में नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज मोर देन द NH2 ग्रुप्स, देन दैट इज कॉल्ड द एसिडिक एमिनो एसिड। ज्यादा COH ग्रुप होने की वजह से ज्यादा H+ आयन लिबरेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर जाती है। एंड इफ एन एमिनो एसिड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन द COOH ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड द बेसिक एमिनो एसिड। देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एमिनो एसिड एंड द बेसिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द विटामिन्स whose deficiency causes ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? इट इज द विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से गम्स यानी मसूड़ों से खून आने लगते हैं, उनको हमें रेगुलरली अपनी डाइट में लेना चाहिए। खट्टी चीजें खानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं साइट्रस फ्रूट खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, संतरे खाने चाहिए, इस तरह की चीजों को खाना चाहिए अपने गम्स को मजबूत बना के रखने के लिए। What is the difference between fibrous protein and globular protein? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका। फाइब्रस प्रोटीन सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैरी करता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैरी करता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन में कॉइलिंग होती है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैरी करता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैरी करता है, टर्शियरी कैरी करता है, एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी कैरी करता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज ए
नेटिव प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी काजेज बोन डिफॉर्मेटिव्स इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में बोन डिफॉर्मेटिव कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन। तो आप सबको मालूम है इस तरह की डिजीज होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी से, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जो विटामिन जरूरी होती है हमारी बॉडी में, दैट इज द विटामिन डी। कुछ दिनों पहले कंप्लान या किसी ऐसे ब्रांड का प्रचार आता था, वो बार बार कहता है कैल्शियम के लिए क्या देते हो बच्चे को, और दूसरी माँ जो होती थी वो कहती थी कि मिल्क देते हैं। बाद में वो कहती थी कि मिल्क तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। श्योरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंप्लान या फिर इस तरह की चीजों को पी के विटामिन डी पूरा करें। विटामिन डी आपको अर्ली सन लाइट में भी मिलता है, सुबह सुबह उठ के थोड़ी धूप लेंगे तो भी विटामिन डी आप ले सकते हैं, उससे इस तरह की डिजीज से बच सकते हैं। 8th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। फर्स्ट वन स्टार्च, श्योरली स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है। माल्टोज डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। सो हियर इट इज अ माल्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड। ये था आपका ईयर 2015। यहीं पे हम इस वीडियो को ओवर कर रहे हैं। मैं आपको जो लिंक में दे रहा हूं पेपर, उसमें ईयर 2012 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे देखिए। अगर वहां से भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, कमेंट में पूछिए, या फिर जो डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में है वो मुझे पर्सनल नंबर पे अपने क्वेरी दे सकते हैं, मैं उनके आंसर्स को रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।